Hello aspirant, hello student, hello everyone. एनवायरनमेंट के सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 2 कवर करेंगे। लेक्चर 1 में हम लोग सिलेबस कवर किए थे और पीवाईक्यू को एनालिसिस किए थे। पीवाईक्यू एनालिसिस किए थे और सिलेबस कवर किए थे और 6 यूनिट में सिलेबस को डिवाइड किए थे। सिलेबस को पूरे के पूरे एनालिसिस कर कर पीवाईक्यू एनालिसिस कर कर पिलर याद किए थे। ठीक है ना कि हमारा कितना पिलर हुआ था, तो 6 पिलर में किए थे। आज हम उसी सीरीज में इन्वायरमेंट के सीरीज में सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग जो सिलेबस का यूनिट 1 है वो कवर करेंगे। तो यूनिट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो यूनिट 1 में हम लोग कवर किए थे माई सेल्फ अब्दुल सलीम, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो यूपीएससी के सिलेबस में पिलर 1 में हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया एंड नेटवर्क कवर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे नेशनल पार्क्स। ठीक है ना, नेशनल पार्क पढ़ेंगे, मैपिंग के थ्रू करेंगे। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें करंट का क्या होगा, मिक्सर होगा। करंट क्या करेंगे, इसमें करंट को लेकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में करेंगे कि जो जो मान लो कि इतना बहुत सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, तो हम क्या करेंगे कि जो करंट अफेयर में होगा उसी को कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को कवर करेंगे। स्पीसीज कवर करेंगे, फेमस करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है ना, जो भी हमारे फेमस स्पीसीज उनको कवर करेंगे, जो न्यूज में होगा करंट अफेयर में होगा उनको कवर करेंगे। रामसर साइट करेंगे। ठीक है ना, बायोस्फीयर अभी 89 हो गया है। ठीक है ना, बायोस बायोस्फीयर रिजर्व कवर करेंगे, मैंग्रोव रिजर्व करेंगे, एलिफेंट टाइगर रिजर्व, लियोपर्ड। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, ये सारे ये पिलर जो है हमारा, ये हमारा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का ये पिलर है। तो स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये बारकोड स्कैन करके। ठीक है, ओके। और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करने के लिए इस बार कोड का यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब चलिए, अब हमारे पास क्या होगा, प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया का जिक्र हो रहा है, तो हमारे पास मान लीजिए प्रोटेक्टेड एरिया है तो इंडिया है, मान लीजिए इंडिया का ही बात ले रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया में कौन सा स्पीसीज और किस रीजन में स्पीसीज कितने हैं, कितने डिक्लाइन है, कौन इंडेंजर है, कौन क्रिटिकल है, ये वर्ड यूज कर रहे हैं। अभी हम इसको क्लियर भी करेंगे। तो इसको पता करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए एक बॉडी आएगा, जिस बॉडी को अभी हम लोग फुल डिटेल में कवर करेंगे, आईयूसीएन। ठीक है ना, आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स एंड नेचुरल रिसोर्स। ओके, अब ये क्या हो गया, हमारे पास आईयूसीएन आएगा। अब इस ये कौन, ये बॉडी जो है ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1948। ठीक है ना, 1948 में इसका एस्टेब्लिशमेंट है, फाउंडिंग डेट है 5 अक्टूबर को। ओके, नेक्स्ट। अब इसका जो हेड क्वार्टर होता है ये स्विट्जरलैंड में होता है। आईएनसी बॉडी जो है ये क्या है, इंटरनेशनल यूनियन। ठीक है ना, होल बॉडी है, कंजर्वेशन के लिए है। नेचर, अब ये कंजर्वेशन होगा तो सिर्फ एनिमल का कंजर्वेशन का बारे में बात नहीं करेगा, वो बात करेगा नेचर के बारे में भी, नेचुरल रिसोर्स के भी बारे में बात करेगा। नेचुरल रिसोर्स में कौन कौन आएगा, तो ट्रीज आएगा। ओके, ट्रीज आएगा, ट्रीज आएगा। ओके, इसके मेंबर जो है 1400 है। ओके, लोकेशन जो है, जो लोकेशन मतलब हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फाउंडेड हो जाएगा 1948 में। मोटो इसका क्या होता है, तो यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड, यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। आईएनसी एक इंटरनेशनल बॉडी है। ओके, फाउंडेड इसका क्या होगा 1948 हो गया। नेचर को कंजर्व करेगा, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करेगा। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आईएनसी बॉडी जो है एक अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है। इसमें क्या होगा, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1948 हो गया। अब इसमें जो कभी पूछ देता है कि आईएनसी जो जो बॉडी है सिर्फ गवर्नमेंटल बॉडी है, तो नहीं, एनजीओ प्लस गवर्नमेंटल बॉडी दोनों है। आईएनसी के जो मेंबर होते हैं आईयूसीएन के, तो जो मेंबर होते हैं वो कौन मेंबर होंगे, तो सिर्फ गवर्नमेंट का बात नहीं होगा,
ठीक है ना, ना ही सिर्फ नॉन गवर्नमेंटल बॉडी का मेंबर का बात हो, बात जो होगा मेंबरशिप जो होंगे, एक तो है 1400 के अक्रॉस, ठीक है ना, 1400 अक्रॉस है, तो गवर्नमेंटल प्लस एनजीओ, ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंटल बॉडी दोनों है, याद रखना है, दो ही नहीं याद। अब कोई पूछ देगा आईयूएनसी जो बॉडी है क्या ये यूएन का पार्ट है, तो नहीं, ये यूएन का पार्ट नहीं है, ये यूएन का जो है ऑब्जर्वर है और कंसल्ट बॉडी है, ठीक है ना, कंसल्टेटिव स्टेटस रखता है, तो कंसल्टेंसी का जो काम होता है उसका काम करता है। ऑब्जर्वर के तौर पे देखते हैं आईएनसीएन का, ओके, आईएनसीएन का जो होता है वो क्या हो जाएगा, फिर से आईएनसीएन जो होगा वो ऑब्जर्वर के तौर पे होगा, ऑब्जर्वर होगा, कंसल्ट का काम करेगा, ठीक है ना, कंसल्ट देखेगा कि कहाँ पे स्पीसीज कितने हैं, कितने डिक्लाइन हुए, उसका डाटा को प्रोवाइड करेगा, जिससे कि उस एरिया में उस स्पीसीज को क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, कितना रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ह्यूमन ह्यूमन का जो रिस्ट्रिक्शन होगा कितना हाई होगा, मैन और एनिमल का, ह्यूमन और एनिमल का इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब कौन बताएगा, तो ये आईयूसीएन बताता है, ठीक है ना। तो आईयूसीएन बॉडी क्या होगा, ओनली एनजीओ, बिल्कुल नहीं, दोनों बॉडी है, क्या ओनली गवर्नमेंटल है, बिल्कुल नहीं है, बोथ है, तो इसका मतलब एनजीओ और गवर्नमेंटल दोनों मेंबर के होते हैं, कितने हैं, तो 1400 हो जाएंगे, ठीक है, नॉट मेन बॉडी ऑफ यूएन, यूएन का ये मेन बॉडी नहीं है, ये यूएन का क्या है, यूएन का क्या है, ऑब्जर्वर बॉडी है, और कंसल्टेटिव का काम करता है, कंसल्ट करता है, चीजों को डाटा प्रोवाइड कराता है कि किस स्पीसीज कितने डेंजर पोजीशन में है, कहाँ पे विलुप्त हो रहा है, कितने काउंट करके बताता है, ठीक है ना। आईयूसीएन का अपना खुद का एक हेडक्वार्टर है, मतलब अब ये आईयूसीएन का ना खुद का एक हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर कहाँ हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग स्विट्जरलैंड में पढ़े हैं, स्विट्जरलैंड में पढ़े हैं, क्लियर है। बट ये क्या करेगा, यूएन को बॉडी को क्या करेगा, यूएन जो है यूनाइटेड नेशन को एडवाइजरी जारी कर सकता है, हेल्प कर सकता है, ठीक है ना, बट उसका ओरिजिनल पार्ट नहीं है ये, अभी ऑब्जर्वर के तौर पे है। अब देखो जहां तक हो गया, अब देखो इसका ये क्या होगा, स्टेबलाइजिंग जो होगा इसका, इट वाज इन्वॉल्व क्या होगा, तो ये किससे इन्वॉल्व है, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर से है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर, इसमें फंडिंग जो होता है किसके है, कौन से, किसका इन्वॉल्वमेंट है, आईएनसी में, तो आईएनसी में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, क्लियर है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, एंड एक और जो होगा वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, तो कितना हो जाएगा, चलो फिर से बताना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, सेकंड में हो जाएगा वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। तो अब ये दो, ये क्या करेगा, एक मॉनिटरिंग वाला हो जाएगा, एक क्या होगा, फंडिंग वाला हो जाएगा, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आईएनसीए से रिलेटेड है ये दोनों, ठीक है। अब बताओ, अब ये पोल करते हैं तुमसे, तो पूछते हैं कि आईएनसीए के बारे में तुम क्या जानते हो, तो आईयूसीएन के बारे में बताओ, तो आईयूसीएन के बारे में बिल्कुल जानते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, यूनियन इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर का और नेचुरल रिसोर्सेज का, सिर्फ नेचर का नहीं, एनिमल ट्रीज का भी नहीं, जो सोर्सेज है, जो जो सोर्स होंगे उनको भी कंजर्व करेगा, ओके, उसके डाटा प्रोवाइड कराएगा, कहाँ पे कंजर्व करना है, कहाँ पे नहीं करेगा, ये सब बताएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट डेट बताओ क्या हो जाएगा, बोलो, खुद से बोलो एक बार, तो क्या हो जाएगा, बताओ, 1948 हो जाएगा इसका एस्टेब्लिशमेंट, यही से अब 5 अक्टूबर, बट ये याद रखना है 1948 किसी स्टेट पीसीएस में चमका दिया तो फिर तो याद रखना पड़ेगा ना। हेडक्वार्टर इसका क्या हो जाएगा, तो ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा, हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, रिलेशन विथ यूएन, यूएन के साथ इसका रिलेशन जो है ना ऑब्जर्वर के तौर पे है, कंसल्ट के तौर पे है, मतलब वो कंसल्ट कर सकते हैं यूएन को, हेल्प करने के लिए किसी चीज में हेल्प चाहिए यूएन को, तो एडवाइजरी जारी कर सकता है आईयूसीएन, ठीक है ना। अच्छा, किसके साथ मिलकर ये वर्क कर रहा है, तो ये बताओ किसके साथ मिलकर वर्क कर रहा है, तो ये आ गया ना हमारा वर्ल्ड वाइड फंड नेचर के तौर पे, फंड फाउंडेंट कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो वर्ल्ड वाइड, बताओ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, क्लियर है। तो अब आईयूसीएन के बारे में खुद से बताओ, आईयूसीएन तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ओके, क्लियर है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, फॉर ऑफ, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट,
तो यहाँ से देख लो, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1948, हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड, रिलेशन विथ ये क्या हो जाएगा, तो मेंबर इसके जो होंगे क्या होंगे, एनजीओ और गवर्नमेंटल बॉडी होंगे, ओके ना, किसके साथ मिलकर एडवाइजरी ये जारी करेगा, तो कंसल्टेंसी बॉडी है, वर्ल्ड वाइड फंड हो जाएगा नेचर, क्लियर है। अब देखो, अब क्या हुआ ना, जैसे कि अब हमारे पास क्या होगा, नेचर 2030, ये यूनियन, ठीक है ना, ये यूनियन इन एक्शन। अब ये आईयूसीएन का एक ये प्रोग्राम है, देखो ना, ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत क्या कहा जा रहा है कि 5 प्रायोरिटी जो है, 5 जो प्रोग्राम सेप ऑफ द प्रोग्राम किया जा रहा है, 5 प्रायोरिटीज सेप द प्रोग्राम, ठीक है ना। इसमें किस चीज को कंजर्व करने का बात किया जा रहा है, तो पीपल, अब किस टाइप के पीपल, तो ट्राइब, ठीक है ना, रिसोर्स कंजर्वेशन, ट्राइब के रिसोर्स के बारे में कंजर्वेशन, लैंड, लैंड में क्या हो जाएगा, लैंड का कंजर्वेशन करना है, इरोजन ऑफ सॉइल से बचाना है, वाटर, वाटर का क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन से बताना है, ड्रॉट कहीं पे आ जा रहा है, लेवल ऑफ वाटर को सेव करना है, कहाँ पे पता करके बताना होगा, तो ये पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। ये 10 साल के टारगेट दिया गया है। ओशियन हो जाएगा, ओशियन में क्या हो जाएगा, तो सुनामी, वेव, टाइड, ओशियन स्पीसीज सबके बारे में, अब ओशियन में भी स्पीसीज होते हैं तो उनको काउंट कौन करेगा, ओशियन का पोल्यूटेड हो रहा है उसको कौन कंजर्व करेगा, कहाँ पे पोल्यूटेड ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे ओशियन पिघल रहा है, कहाँ पे ओशियन से प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सब हम लोग को क्या होगा, तो ओशियन का ये आईयूसीएन बताएगा, डाटा प्रोवाइड कराएगा, कंजर्वेशन के लिए क्या करेगा, वो बताएगा कि कहाँ पे कैसे करना है, प्लानिंग करके देगा, ठीक है ना। तो क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट एक्शन, अब देखो इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज में क्या आएगा, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा, वो ओजोन से, ओजोन का जो होल हो रहा है, ओजोन होल उसे बताने के लिए उसके इनिशिएटिव को जनरेट किया जाएगा। तो ये 5 पेज पे काम करना है, तो कौन हो जाएगा, पीपल, लैंड, ठीक है ना, लैंड हो जाएगा, तो सॉइल के लिए वाटर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ओशियन हो जाएगा, ये 5 पे हम लोग को वर्क करना है, 5 प्रायोरिटीज, ठीक है ना, 10 साल के लिए, 10 ईयर के लिए, ठीक है ना, रिसेंट प्रोग्राम है, ठीक है ना। इसके साइट पे पता चल जाइएगा अपना आईयूसीएन के साइट पे, तो उस पे खुद दिया हुआ है, ठीक है। आईयूसीएन का टारगेट क्या है, तो पीपल को, ट्राइब को, ग्रुप को बचाना है, ठीक है ना, लैंड के इरोजन से बचाना है, वाटर को कंजर्व करना है, ओशियन हीट वेव जनरेट हो रहा है, ओशियन पिघल रहा है उसको कंजर्व करना है, क्लाइमेट चेंज के लिए ओजोन को सुरक्षित करना है, ओजोन को कंजर्व करना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, तो ये टारगेट है। ये तो अब अगर कोई पूछ देगा ना कि नेचर 203 या 203, ये यूनियन ऑफ एक्शन, ये किसका प्रोग्राम है, तो आईयूसीएन का है, क्या है ये, आईयूसीएन का हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास क्या आएगा, अब इसमें देखो, अब देखो, अब आईयूसीएन का काम क्या होगा, कैसे ये फंक्शन करता है, तो मान लो कोई स्पीसीज है, तो स्पीसीज के वो पता करेगा कि किस टाइप का ये स्पीसीज है, किस रीजन में मिलता है, उसका आइडेंटिफाई करेगा, उसका हमारे नेचर में क्या रोल है, वो नहीं रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कौन सा चैन ब्रेक हो सकता है, ये सब पता करेगा। जैसे कि मान लो, एक तुमको बताते हैं, मान लो हमारे पास क्या हो गया, सॉइल है, सॉइल में फर्स्ट लेयर पे मान लो कि ये प्लांट हो गया, प्लांट आया, अब प्लांट को देखो 2 लेयर में जाएगा, एक तो ग्रास ऊपर खाएगा, ठीक है ना, ये कीड़े मकोड़े खाएंगे, ठीक है ना। अब मान लो, अब इसको कौन खाएगा, तो इसको मान लो स्नेक खाया, ठीक है ना, या फ्रॉग खाया, फ्रॉग खाया, फिर फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, फिर स्नेक को कौन खाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, फिर ईगल हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, ईगल हो जाएगा, ओके, क्लियर है। अब सुनो, अब यहां से क्या हो जाएगा, अब मान लो कि अब ये फिर क्या हो जाएगा, ईगल हमारे पास क्या हो जाएगा, ईगल हमारे पास क्या होगा, अब ये मरेगा, तो ये मरेगा तो फिर क्या होगा, इसे मिट्टी में जाएगा, इसे, ठीक है ना, मिट्टी में जाएगा, फिर मिट्टी का क्या हो जाएगा, इस तरह से चेन चलता है, मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये चेन चलेगा, मान लो सपोज डेट ये मान लो, ये पाए, ये इससे ये डायरेक्ट ये मिला, इसके लिए ये प्रोटीन है, इसके लिए ये प्रोटीन है, इसके लिए ये प्रोटीन है, मान लो ये एक चेन बना, मान लो ये चीज ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो ऊपर मान लो कि ये नहीं रहा, तो फिर इसकी जनसंख्या क्या होगा, इसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यही चारों तरफ दिखेंगे, ठीक है ना, तो सारे ग्रास खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चैन क्या होगा, अब ये सारे देखेंगे तो ये एक के दूसरे डिपेंडेंट है कि नहीं, किसी एक का जनसंख्या या पॉपुलेशन ज्यादा हो जाने से, चैन ब्रेक हो जाने से क्या हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास क्या है, जो भी नेसेसरी चीज है, जो भी हमारा प्लांट है, वो क्या होगा, वो विलुप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा,
वो क्रिटिकल इंडेंजर में चला जाएगा। तो अब इसी तरह से मान लो ये क्या डियर है, फिर डियर को कौन खाएगा, लाइन खाएगा, लाइन खाएगा, तो इस तरह से एक कंजर्व चलता है। तो अब मान लो हमारे पास क्या क्या यहाँ पे डाटा देखा गया, ये डाटा देखा गया कि इसकी जनसंख्या कम है, तो इसको लेयर को इसको कंजर्व किया जाएगा। मान लो इसकी जनसंख्या कम है, इसका पॉपुलेशन कम होते जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है साल पर 10 साल, ठीक है ना। मान लो हमारे पास कितने पोल्यूशन हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, तो ये सब को लिए क्या किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। तो ये हैबिटेट देखा जाएगा इसका कि किस इलाका में इसको इसके इलाके में क्या कर सकते हैं, इसको कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सब कौन बताएगा, तो ये आईयूसीएन बताएगा, आईयूसीएन बताएगा, ठीक है ना। बैलेंस चेक करेगा, विच इज अ मोर डेंजर। अब मान लो कि अब दो तरह का है, अब इस तरह से मान लो कि इसका बॉडी है, सपोज ये एक है कश्मीर स्टेग है, ठीक है ना। अब ये क्रिटिकल इंडेंजर में है। अब मान लो एक ये है हिमालय मोनल है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या है, लिस्ट कंसर्न। अब ये एलसी क्या होता है, इसको भी जिक्र करेंगे। तो अब मान लो कि ये एक, अब ये मतलब ये ज्यादा खतरा में, तो इसको ज्यादा प्रोटेक्ट करने का जरूरत है। इसके लिए नए नए रूल लाने के लिए जरूरत है। सबसे पहले इसका प्रोटेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि मान लो जिसका ज्यादा जनसंख्या खत्म हो रहा है, जो ज्यादा डेंजर में है, तो आईएनसी क्या करेगा, उसको बोलेगा कि उसको सुरक्षा ज्यादा करो, उसका प्रोटेक्शन ज्यादा करो। तो ये पता कैसे चलेगा, तो ये पता करने के लिए डाटा प्रोवाइड कराएगा, काउंटिंग करेगा, बैलेंस चेक करेगा। तो आईएनसीएन का ये सब काम होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास आईएनसीएन अगेन आया, तो बताओ लिस्ट स्पीसीज, स्पीसीज के लिस्ट जारी करेगा। देखो, कंडीशन ऑफ स्पीसीज, सारे स्पीसीज के कंडीशन को बताएगा। देन ये इफोर्ट टू कंजर्व, मतलब स्पीसीज को किस तरह से कंजर्व किया जाएगा, किस तहत उस पे कंजर्वेशन पे एफर्ट लगाया जाएगा, उसको बताएगा। काउंटिंग करेगा, डाटाबेस देगा, डाटाबेस रेडी करके प्रोवाइड करेगा, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग रीजन में कितने स्पीसीज किस कंडीशन में है, उस कंडीशन के लिए काउंटिंग करके डाटाबेस प्रोवाइड करेगा। यानी कि उसके बाद डाटा प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, अब एक साथ बहुत सारे पॉपुलेशन हो जाएगा, बहुत सारे स्पीसीज हो गएंगे, तो उसको कैटेगरी वाइज में करेगा, कैटेगरीज में डिवाइड करेगा, ठीक है कि नहीं। अब मान लो ये कश्मीर स्टेट है, तो वही है, ज्यादा खतरे में है, तो पहले तो इसे पहले पता लगाना होगा कि कौन ज्यादा खतरा में है। तो आईएनसी का ये वर्क है कि पता करना है, काउंटिंग करना है, डाटाबेस प्रोवाइड करना है, कैटेगरी करना है, ठीक है ना। अब मान लो, अब हमारे पास क्या है, क्रिटिकल पढ़ेंगे अभी और डिटेलिंग में करेंगे कि ये सीआर का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल इंडेंजर, इसमें पढ़ेंगे, स्टिंक्ट पढ़ेंगे, थ्रेटेन पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लिस्ट कंसर्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुनो, अब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आईएनसीएन के बारे में समझ रहे हैं। आईयूसीएन कैसे वर्क करता है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से ये फंक्शन करता है। एक इंटरनेशनल यूनियन है, ठीक है ना। ओके, इंटरनेशनल यूनियन एक बॉडी है जिसके लिए ये क्या करता है, स्पीसीज के नेचर को डाटा प्रोवाइड कर रहा है, कौन कितने खतरे में ये बता रहा है। अब मान लो कि 90% जिसका पॉपुलेशन एकदम 10 साल में गायब हो गया है, तो उसको क्रिटिकल इंडेंजर बोलेंगे। तो इसको ज्यादा प्रोटेक्शन करने का जरूरी है ना। मान लो वो स्पीसीज अर्थ से गायब हो जाएगा, तो उसका जो फंक्शन है, उसका जो वर्क है, उसका जो चैन बनाने का काम है, वो तो ब्रेक हो जाएगा ना। तो जिससे क्या हो जाएगा, अलग अलग तरह का क्या होगा, बीमारी होगा, ठीक है ना। तो इस सब चीज से बचाने के लिए, अब मान लो यही हो कम खतरे में, तो उसका कम कंजर्वेशन हो जाएगा। ये स्नो लिपर्ड ये भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, लद्दाख रीजन में पढ़ेंगे, हेमिस नेशनल पार्क में, ये सब कवर करेंगे। तो देखो अब क्या होगा, तो इस तरह से अब जैसे कि मान लो काउंटिंग प्रोवाइड करना, लिस्ट जारी करना, तो अब वो लिस्ट जारी करने के लिए आईएनसी एक रेड लिस्ट जारी किया। अब ये रेड लिस्ट का मतलब ये नहीं कि ना लाल किताब, लाल बुक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये भूत प्रेत वाला जादू वाला नहीं है, ये रेड लिस्ट है, एक स्पीसीज के लिए है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया जाता है, तो आईएनसी रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज को बताएगा, थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में बताएगा, ठीक है ना। ऑल्सो आईएनसी रेड लिस्ट और रेड डाटा लिस्ट के बारे में बताएगा। इसका फाउंडेशन कितना हुआ था, 90, बताओ, 1964 में, 1964 में, 1964 में, 1964 में। तो आईएनसी एक रेड लिस्ट जारी करेगा। अब ये रेड लिस्ट जारी करेगा, तो ये कौन जारी करता है, रेड लिस्ट कौन जारी करेगा, बताओ कौन जारी करेगा, तो आईयूसीएन करेगा, आईयूसीएन करेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, तो कब क्या है, तो 1964 में क्या है, वर्ल्ड से कंप्रेहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स ऑन द ग्लोबल कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए सबसे कंप्रेहेंसिव जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है, ये करता है, ठीक है ना। आईयूसीएन के रेड लिस्ट से पता चलता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, तो इसमें जो लिस्ट जो जारी होता है, ये सिर्फ एनिमल के लिए नहीं होता है, एनिमल के साथ साथ क्या होगा, फंगी के लिए भी होगा, प्लांट स्पीसीज के लिए भी होगा। तो ये किसके किसके लिए भी जारी कर सकता है, बताओ, एनिमल के लिए कर सकता है,
और फंगी, फिर क्या हो जाएगा बताओ? प्लांट स्पीसीज। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब बताओ आईयूसीएन का क्या क्या काम है? आईयूसीएन का काम है कि स्पीसीज का कौन कितने खतरे में पता करना, उसका रेड लिस्ट जारी करना, और एनिमल के भी बारे में भी जारी कर सकते हो, फंगी के भी बारे में जारी कर सकते हो, प्लांट स्पीसीज के भी बारे में जारी कर सकते हैं। अभी देखो क्या क्या देखें, एक बार रिकॉल कराते हैं। हम लोग देखें कि आईयूसीएन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स के बारे में। ये नाम से ही पता चल रहा है कि कंजर्वेशन वाला बॉडी है ये। किसके? तो नेचर का। और किसका? तो नेचुरल रिसोर्स का। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? होल वर्ल्ड के लिए है, एक सिंगल, मतलब ये इंडिया रीजन में नहीं है, ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल है। कंजर्व करेगा नेचर का, नेचुरल रिसोर्स का, ये सब चीज इसके बारे में है। दूसरा क्या कही कि ये एनजीओ के साथ नहीं है, सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट के साथ नहीं है, दोनों है। 1400 मेंबरशिप है इसमें। नॉट मेन बॉडी ऑफ यूएन का हो जाएगा, इसका खुद का कोई बॉडी नहीं होगा। एडवाइजरी जारी कर सकता है यूएन के लिए। एस्टेब्लिशमेंट देख लिए 1948 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड देख लिए। रिलेशन देख लीजिए किस जगह हो गया रिलेशन, तो नॉन गवर्नमेंटल और गवर्नमेंटल दोनों के साथ काम करता है। इसमें हम लोग क्या कर लिया, एडवाइजरी कंसल्टेंसी बॉडी होता है यूएन का। इसमें कौन कौन मिलकर काम करता है, फाउंडेड कौन हो जाएगा, तो वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है ना, फंड फॉर नेचर हो जाएगा। उसके बाद एक देखे कि प्रोग्राम देखे हम लोग, ये यूनियन एक्शन करके एक प्रोग्राम है, यूनियन यूनियन इन एक्शन नेचर 2030, ए यूनियन इन एक्शन। ये जाइएगा साइट पे आईयूसीएन के, तो उसके साइट पे पता करेगा। इसमें हम लोग 5 प्रायोरिटीज के सेप प्रोग्राम दिए हैं। 5 प्रायोरिटीज सेप द प्रोग्राम। इसमें किसको किसको कंजर्व करने की बात कर रहा है, तो ट्राइब के बारे कंजर्व यानी पीपल को कंजर्व करने की बात कर रहा है, लैंड का कर रहा है, पीपल हो जाएगा, लैंड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ओशियन हो जाएगा, क्लाइमेट हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम लोग करें कि अब मान लीजिए कि कैसे वर्क करेगा, फंक्शन कैसे करेगा आईयूसीएन का, तो ये स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेगा, उसके रोल को काउंट करेगा कि हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में उस स्पीसीज का क्या रोल है, तो उसका बैलेंस चेक करेगा कि उसकी जितनी स्पीसीज की काउंटिंग देखेगा, डाटाबेस प्रोवाइड करेगा कि कहाँ पे डेंजर पोजीशन में, कौन कितने खतरे में है, ये बताएगा। ठीक है ना? ओके। उसके बाद हम लोग पता कि हाँ, ये हम लोग का कश्मीर स्टेक कर लिए कि कौन कितना ज्यादा खतरा में, तो इससे कैसे पता चलेगा, तो एक रेड लिस्ट जारी हुआ है जिसमें ये बताया जाएगा, कैटेगरी बताया जाएगा, तो कैटेगरी से डिसाइड होगा कि कौन कितना खतरे में है। तो जो जितने खतरे में होंगे उनको उतना ज्यादा प्रोटेक्शन, उतना ज्यादा कंजर्वेशन प्रोवाइड करेगा आईयूसीएन। ठीक है ना? क्लियर है? अब क्या हो गया, तो अब वही आया आईयूसीएन का रेड लिस्ट। तब ये कब आया? 1964 में। अभी ये ना इंडिया में इस समय नहीं होता है। इंडिया में जो जुड़ता है बताते हैं कितना बजे। इंडिया जो आईयूसीएन के मेंबर बनता है आईयूसीएन का, तो 1969 में बनता है, बिकम दी स्टेट मेंबर ऑफ द आईयूसीएन। ठीक है ना? ओके। अच्छा, अब इंडिया, ये क्या है, अब हमारे पास जो है इंडिया क्या हो जाएगा, मेगा डाइवर्स कंट्री है, विथ ओनली कितना है इसके पास, 2.4% क्या है, लैंड है पूरे। 2.4% क्या है, वर्ल्ड का लैंड है। 17% क्या है, पॉपुलेशन है। अच्छा, 7 से 8% ऑल रिकॉर्डेड स्पीसीज, इंक्लूडिंग इतना स्पीसीज है, इतना प्लांट है, 45,000 स्पीसीज है। 91,000 क्या है, 91,000 क्या है, स्पीसीज ऑफ एनिमल है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए देखना पड़ेगा, बात है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, तो हमारा मेंबर जो बना है इंडिया, अपना प्यारा इंडिया आईयूसीएन का मेंबर बना है 1960। अब देखो 3 डेट याद आएगा, 1948 ये आईयूसीएन का क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट डेट है। रेड लिस्ट आईयूसीएन का क्या होगा, आईयूसीएन का वो हो जाएगा 1964 रेड लिस्ट। उसमें बताएंगे कैटेगरी जारी होगा। फिर का 1969 में क्या हो गया है, ये मेंबर बना है इंडिया, क्या है, मेंबर बना है किसका, आईयूसीएन का। आईयूसीएन का काम क्या है, तो आईयूसीएन का काम क्या है बताओ, लिस्ट ऑफ स्पीसीज बताना, कंडीशन ऑफ स्पीसीज को बताना है, इफर्ट कंजर्वेशन के लिए लगाएगा, काउंटिंग करेगा, डाटाबेस प्रोवाइड करेगा, कैटेगरी को डिवाइड करेगा। ये सारा हम लोग जाने। देखो आज जाके पता चला कि आईयूसीएन के बारे में इतना इंफॉर्मेशन जाने, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन पूरा कंप्रहेंसिव कोर्स है। ठीक है ना? ये सीरीज जो है इन्वायरमेंट का काफी, ठीक है ना, पीपीटी बनाने में काफी वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। ठीक है? ओके। अब देखो, अब हम बता दिए कि ये जो अब रेड लिस्ट जारी होगा तो एनिमल, फंगस, प्लांटी सबके स्पीसीज को काउंट करेगा। ओके। अब देखो हुआ क्या, पहले स्पीसीज के बारे में पता करेगा। आईयूसीएन का फंक्शन बता रहे हैं, स्पीसीज के बारे में पता किया,
कि ये स्पीसीज है, उसका डाटा प्रोवाइड करेगा। अब वो डाटा से पता करेगा, डाटा से एनालिसिस करेगा कि किसकी कितनी जनसंख्या, कितनी पॉपुलेशन कम हुई है, आईयूसीएन करेगा। अब आईयूसीएन उसको क्या करेगा, एक रेड लिस्ट में कैटेगराइज करेगा कि ये इस लिस्ट की है, ये इस लिस्ट की है, इसका कंजर्वेशन ज्यादा करना है, इसका कम करना है, ये ज्यादा विलुप्त हो रहा है, ये कम विलुप्त हो रहा है। ठीक है ना, स्पीसीज के साथ साथ क्या होगा, ट्रीज का भी, नेचर रिसोर्स का भी। तो अब इसी तरह से कैटेगरीज डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैटेगरी कितना आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैटेगरीज होगा। अब ये क्या होगा, तो एक तो होगा हमारे पास लोअर लिस्ट, लोअर रिस्क वाले, लोअर रिस्क वाले। तो लोअर रिस्क वाले कौन कौन हो जाएगा, ICNT-CD। तो देखो इसमें क्या क्या हो जाएगा, लिस्ट कंजर, क्या हो जाएगा, लिस्ट कंसर्न। ये क्या होगा, नियर थ्रेटेंड। अब इसका ये याद रखना, नियर थ्रेटेंड, लिस्ट कंसर्न, लोअर लिस्ट, मतलब इनका प्रोटेक्शन उतना करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रोटेक्शन करने से इनकी पॉपुलेशन का जो विलुप्त हो रहा है उसमें क्या कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। ठीक है ना, ये काम कर सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, लिस्ट कंसर्न। ठीक है ना, लिस्ट कंसर्न और नियर थ्रेटेंड, ये दो चीज है। ओके, अगला देखो, अब थ्रेटेंड में कौन कौन आएगा। ठीक है ना, थ्रेटेंड में ये नहीं है, ये यूज नहीं होगा। ठीक है ना, थ्रेटेंड में कौन होगा, तो थ्रेटेंड में आएगा 3 कैटेगरीज, तीनों तो का तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस, PYQ। क्रिटिकल इंडेंजर, इंडेंजर, वल्नरेबल, वल्नरेबल। ठीक है ना, वल्नरेबल, वल्नरेबल में क्या हो जाएगा, इंडेंजर में क्या हो जाएगा, क्रिटिकल इंडेंजर में क्या हो जाएगा, वल्नरेबल, इंडेंजर, क्रिटिकल इंडेंजर। अब याद रहेगा, क्रिटिकल इंडेंजर को CR बोलेंगे, EN को क्या बोलेंगे, इंडेंजर बोलेंगे, वल्नरेबल को क्या बोलेंगे, VU। ठीक है ना। अच्छा, अब एक आएगा EW, तो एक्सटिंग इन द वाइल्ड, एक्स, EX का मतलब क्या होगा, एक्सटिंक्ट। अब इसका देखो सेंस समझाते हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा, क्लियर बताते हैं, रुक जाओ। एक्सटिंक्ट में समझो, एक्सटिंक्ट ऐसे, एक्सटिंक्ट में समझो कि एक्सटिंक्ट में क्या होगा, 50 ईयर्स तक ना दिखाई दे वैसा स्पीसीज, वैसा प्लांट या इंडिविजुअल जो 50 ईयर्स तक दिखाई ना दे, 50 ईयर्स तक दिखाई ना दे। और 50 ईयर्स तक जो दिखाई नहीं दे, कहीं कहीं दिखाई दे, अपने आवास में ना मिले, अपने जगह पे ना मिले, अपने हैबिटेट में ना मिले, उनको एक्सटिंक्ट, मतलब जैसे डायनासोर। अब डायनासोर तो नहीं मिलता है, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया है, खत्म हो गया है, विलुप्त हो गया है, उसकी प्रजाति एक भी नहीं रही, उस टाइप की स्पीसीज एक भी नहीं पाया जाता है अर्थ पे, अर्थ प्लानिट पे, प्लानिट ऑफ द अर्थ, नो स्पीसीज फाउंड। ठीक है ना, ऑफ डायनासोर। तो ये क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टिंग इन द वाइल्ड, मतलब अब ये क्या होगा, स्टिंग, ये समझो, स्टिंग इन द वाइल्ड का मतलब EW का मतलब ये स्पीसीज विलुप्त हो गई है, लेकिन एक दो उसकी स्पीसीज कहीं अपने आउटसाइड ऑफ हैबिटेट, आउटसाइड ऑफ हैबिटेट का मतलब क्या होगा, उसका सेंस क्या होगा, इसका मतलब कि वो जहां मिलता था पहले वहां नहीं है। एक दो स्पीसीज बच गए हैं, एक दो स्पीसीज जो बच गए हैं वो जू में हो, क्या कहीं कंजर्व इलाके में हो, मतलब अपने हैबिटेट में नहीं है, वो अपने आवास में नहीं है, मतलब आवास में उनकी जनसंख्या, उनकी पॉपुलेशन सारे के सारे खत्म हो गया। बट एक दो स्पीसीज है, 1 to 2 स्पीसीज है, 1 to 2 स्पीसीज है, या सम स्पीसीज है। ठीक है ना, वो कहां मिल रहा है, तो आउटसाइड ऑफ द, देखो आउटसाइड ऑफ द, क्लियर करते हैं, आउटसाइड इट्स हिस्टोरिक रेंज, मतलब जहां पे इनका हैबिटेट है वहां पे नहीं है, मतलब ये कहां मिल रहे हैं, तो ओनली जू में मिलेंगे। क्लियर है। तो अब ना हमारे सिलेबस में ये नहीं है दोनों, मतलब इनको नहीं पढ़ना है हम लोगों को। ओके, क्लियर। बट कंसेप्ट समझने के लिए एक बार ओवरव्यू ले लिए, ठीक है ना, ओवरव्यू कर लिए। अब हम लोग को करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल इंडेंजर। तो इस कोर्स में भी सिलेबस में चलेगा कि कौन कौन सा स्पीसीज जो है हमारा क्रिटिकल इंडेंजर है। एक अलग सेपरेट लेक्चर जो आएगा उसमें बता दिया जाएगा, जो करंट अफेयर में। अब एक साथ इसमें मिक्स नहीं कर सकते, सब मिक्स करेंगे, कुछ कुछ जो काफी इंपॉर्टेंट होगा न्यूज में उसको इसमें ऐड करेंगे। बट अब मान लीजिए कि ये कोर्स UPSC प्रीलिम्स के लिए 2026 वाले देख रहे हैं, ठीक है ना, 27 वाले कवर करेंगे, तो उनके लिए जब एक सेपरेट इसलिए स्पीसीज का रहेगा, जो करंट में रहेंगे स्पीसीज उसके लिए रिलेटिव होगा। ठीक है ना, जो स्टैटिक पोर्शन होगा, जिसमें स्टैटिक जो होगा
वो सबके लिए रहेगा। लेकिन हर साल क्या होगा ना, न्यू न्यू स्पीसीज ऐड होते जाएंगे, तो उनके लिए न्यूज में जो रहेंगे स्पीसीज जो क्रिटिकल इंडेंजर में आ रहे हैं, अपडेट करके या पता चल रहा है, आईयूसीएन बता रहा है, तो उसके लिए एक अलग लिस्ट में हम लोग कवर करेंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ही स्पीसीज के बारे में जो क्रिटिकल इंडेंजर हो डिस्कस करेंगे, नेशनल पार्क में कौन कौन मिल रहे हैं। कहना ये और चाह रहे हैं कि सबसे पहले ये क्रिटिकल इंडेंजर होता क्या है ये समझते हैं। तो ऐसा स्पीसीज देखो, क्रिटिकल इंडेंजर का मतलब एकदम खतरा में, मतलब बस विलुप्त होने पे, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे। कहने का सेंस क्या है, कि कहने का ये सेंस है कि मान लीजिएगा किसी का स्पीसीज जो है 90% डिक्लाइन हो गया, डिक्रीजमेंट हो गया, खत्म हो गया, कब? 10 साल में। पिछले 10 साल में अगर किसी स्पीसीज की जनसंख्या पॉपुलेशन 90% की कमी आ जाए, उसमें 90% की कमी आ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल इंडेंजर। यानी कि अगर काउंट किया जाएगा तो सिर्फ 250, 250 हो के मतलब 250 हो, अगर हम मान लो कि पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कितनी जनसंख्या है इस स्पीसीज की, और वो स्पीसीज सिर्फ तुमको काउंट करके मिले ओनली 250, तो दो तरह का हुआ 250, एक 90% डिक्लाइन हो जाए इस तरह का, कितने साल में? तो 10 साल में। और 3 साल में लगभग 25% डिक्लाइन हो जाए, ये भी एक है। तो ज्यादातर ये तो क्रिटिकल इंडेंजर के लिए याद रखना होगा, ठीक है, कि 90% डिक्लाइन हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्रिटिकल इंडेंजर में देखो लिखा हुआ है, सिर्फ वो इस स्पीसीज की टोटल जनसंख्या हमको 250 मिले, 250 हो, 90% डिक्लाइन हो गया है, रिक्स है 10 ईयर्स में, लास्ट के 3 ईयर्स में 25% डिक्लाइन हो गया, खतरे से कंजर्व करना। मतलब क्रिटिकल इंडेंजर ये सिंबल दिखाया रहेगा, वो लिखा रहेगा, यहाँ पे दिखाते हैं, अभी दिखाए थे ना, यहाँ पे। तो ये दिखते के साथ पता चल जाएगा कि इसका ये जो है कश्मीर स्टैग जो है, इसका प्रोटेक्शन करना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये एकदम खत्म होने के कगार पे है, ये विलुप्त होने के कगार पे है, क्योंकि इसका जनसंख्या सिर्फ कितना बच गया? 250 बच गया, 90% खत्म हो गया 3 साल में, 3 ईयर्स में। ये 90% 10 साल में, और 3 ईयर्स वाला कितना हो जाएगा? ओनली 25% डिक्लाइन हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, कमी आ गई है, ठीक है ना, कश्मीर स्टेग में। तो इस तरह का वो रहेगा, आईयूसीएन के साइड पे पता रहता है किस किस स्पीसीज के, सबके स्पीसीज के रहता है। तो क्रिटिकल इंडेंजर समझिए हम लोग, क्रिटिकल इंडेंजर में 250 90% डिक्लाइन, लास्ट के 3 ईयर्स में 25%। याद है? याद है? ओके। उसके बाद क्या आएगा? इंडेंजर। इंडेंजर में क्या होगा? सेम पैटर्न में है, बट 10 साल में अब क्या होगा? लास्ट के 10 ईयर्स में 70% का डिक्लाइन, यहाँ 90% का डिक्लाइन था, और यहाँ क्या हो जाएगा? 70% का डिक्लाइनमेंट हो जाएगा, पॉपुलेशन में कमी आ जाएगी, 70% की कमी आ जाए, ठीक है ना, 70% की कमी आ जाए लास्ट के 10 साल में। और मान लीजिए कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताना है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताना है कि मान लो इस स्पीसीज का काउंटिंग किया गया और वो 2500 है, 2500 है, तब भी हम बोलेंगे कि ये क्या है? इंडेंजर। तब भी हम क्या बोलेंगे? कि इंडेंजर कैटेगरी में, इंडेंजर कैटेगरी में है, ईएन कैटेगरी में है, ईएन लिस्ट में इसको रखेंगे। और मान लो 5 साल में, लास्ट के 5 ईयर्स में अगर उसका 25% डिक्लाइन हो गया, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंडेंजर बोलेंगे। क्या क्या पढ़े अभी? देखो हम लोग पढ़े ऐसे, क्रिटिकल इंडेंजर, इंडेंजर, इसमें क्या हो गया? 10 साल में, 10 ईयर्स में 70%, ये 10 ईयर्स में 90% डिक्लाइन। सेकेंड में करें 3 ईयर्स में 25% का डिक्लाइन। 10 साल को किसी को नहीं देखना है, लास्ट का 3 ईयर्स देखना है, तो उसमें 25% का डिक्लाइन होना चाहिए। और या किसी को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग काउंट कर, कि जनसंख्या हम काउंट करके बताए, तो सिर्फ 250 रह गया है, सिर्फ 250 रह गया, तब भी इसमें क्या होगा? 25 से रह गया है, तब भी 70% की कमी आ गया, तब भी। अब 5 ईयर्स में कितने परसेंट? 25% का डिक्लाइन हो गया, तब भी। ये इंडेंजर्ड का डिफिनीशन हो गया, और क्रिटिकल का डिफिनीशन हो गया। अब सुनो, ये हो गया। तो अब ये देखो, इस तरह से वल्नरेबल में क्या होगा? 50%, 10,000 पॉपुलेशन रहे। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हम लोग को काफी इंपॉर्टेंट, इस पे ही हम लोग को फोकस करना है, क्रिटिकल इंडेंजर, ठीक है ना, इंडेंजर, वल्नरेबल। ओके, क्लियर है बेटा? आगे बढ़े।
वल्नरेबल में आ गया कि 50% का डिक्लाइन हो 10 साल में। अब यहां से क्या हो गया देख लो पूरा, नियर टू थ्रेटेंड, ठीक है ना, लाइकली टू बिकम इंडेंजर, मतलब इंडेंजर के करीब जा रहा है, ठीक है ना, खतरे और उसमें बढ़ने के करीब। लिस्ट का सर, ठीक है ना, लोअर लिस्ट है, डाटा डिफिशियंट, डाटा ही नहीं है, ठीक है ना, नॉट इवेलुएट एनी, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखेंगे, और ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऊपर के 3 इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़े। अब देखो, अब इसमें पता करो, देखो जैसे कि अब ये देखो, एक क्या है, हिमालयन ब्राउन बियर, अब ये सब नहीं पढ़ेंगे, ये सब अभी करेंगे, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये सब हम लोग कवर करेंगे आगे, आगे के लेक्चर्स में ये सब कवर करेंगे, आज भी कुछ कवर करेंगे, बट ये सिंबल से अब तो पता चल रहा है क्रिटिकल इंडेंजर के मतलब, ये सीआर का मतलब क्रिटिकल इंडेंजर, क्या बताओगे कि न, अब देखो ना, तुम खुद समझो, अब तुमको पता ये चल रहा है तो तुमको खुद आइडिया लगेगा, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट डेवलप होगा, अच्छा क्रिटिकल इंडेंजर में है, इसका मतलब 90% इसका पॉपुलेशन 10 साल में खत्म हो गया है, इसका मतलब इसका पॉपुलेशन ओनली 250 है, इसका मतलब अगर 3 साल में हम अगर पता कर रहे हैं, अगर ये इसका सिर्फ 25% डिक्लाइनमेंट हो रहा है, तब भी ये क्या हो रहा है, क्रिटिकल इंडेंजर है। लिस्ट कंसर्न के मतलब क्या हो गया, बस लोअर लिस्ट है, ये नियर थ्रेटेंट है, ये हिमालयन तहार, साइबेरियन आईबीएक्स, ठीक है ना। ओके, क्लियर है, क्लियर हो रहा। अब देखो इंडेंजर में 70% डिक्लाइनमेंट, ठीक है ना, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। वल्नरेबल में बताओ कितना हो जाएगा, वल्नरेबल में कितना हो जाएगा, वल्नरेबल में बताओ 50% का डिक्लाइनमेंट, कितना, 10 साल में, ठीक है, या 10 के पॉपुलेशन। ओके, आगे बढ़ो, अब देखो एक पोल करते हैं, आईएनसीएन का फिर बताओ, आईएनसीएन का एस्टेब्लिश है 1948, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, रिकॉल कर लेते हैं, एनजीओ और गवर्नमेंटल दोनों साथ वर्क करता है, तो बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। यूएन का ऑब्जर्वर कंसल्टेंसी है, तो ये भी ट्रू है। फाउंडेड मेंबर क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फंड हो जाएगा। नेचर 2023, ठीक है ना, ये किसका है, तो आईयूसीएन का है, ठीक है ना। लिस्ट देखो, कोई जो देखो लिस्ट है वो कौन सा लिस्ट है, तो रेड लिस्ट है। अच्छा, अब लिस्ट में क्या होगा, 90% हमारा क्या होगा, डिक्लाइनमेंट है, आ 250 है, तो इसको बोलेंगे हम क्रिटिकल इंडेंजर। इसको क्या बोलेंगे, 70% का डिक्लाइनमेंट और सिर्फ क्या बचा हुआ है, 250 बचा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो, इंडेंजर में बोलेंगे इसको, क्रिटिकल इंडेंजर, इसको इंडेंजर, ठीक है ना, क्रिटिकली, ठीक है ना, इंडेंजर, यहाँ से क्या होगा, इंडेंजर, इंडेंजर्ड, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, इतना कवर हो गया आईयूसीएन के बारे में, अब जाके पूरा क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसमें बताओ, तुम्हें खुद कंडीशन बताओ, विच इज ए मोर डेंजर कंडीशन, इसमें बताओ तो कौन है, ये इंडेंजर है, ये इंडेंजर है, ये इंडेंजर है, ये क्रिटिकल इंडेंजर है, तो ये बताओ, ये बताओ, ज्यादा डेंजर में, जो ये लिस्ट हम लोग पढ़े ना, इस तरह से देखो दिखाते हैं, ये है, इधर में जाओगे ना, इससे इधर, तो इधर में जैसे जैसे जाओगे खतरा बढ़ते जा रहा है, यहाँ विलुप्त हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, समाप्त। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा बंगाल फोलेरिकन, बंगाल फोलेरिकन, अब ये सब पढ़ेंगे, मानस असम का नेशनल पार्क है, ये सब कवर करेंगे, ये सब अभी देखे, सलीम अली नेशनल पार्क, ये देखो लिस्ट कंसर्न। अब देखो होता क्या है, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जो कोई लिस्ट कंसर्न है, कि मतलब अब ये जो देखो हमारे पास क्या है ना, लिस्ट कंसर्न है, तो उसका अब मान लो कि लिस्ट कंसर्न में है, या चाहे नियर थ्रेटेंड में है, और उसकी स्पीसीज खत्म होते जा रही है, तो उसके बीच बीच में ना क्या होता है, अपडेट कर दिया जाता है, उसके स्टेटस को कंजर्वेशन स्टेटस को क्या किया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। तो अब मान लो नियर थ्रेटेंड से किस में चला जाएगा, तो वल्नरेबल में चला जाएगा, क्लियर है ना। तो स्टेटस को स्टेटस को क्या किया जाता है, अब इधर से इधर किया जाता है, तो इधर से इधर नहीं जाता, ओके, याद रखना। अब देखो, अब कुछ कुछ ये देखो, करंट अफेयर का है, ये एक मार्खोर है, अब ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि मार्खोर जो है, जो मार्खोर एक तरह का गोट है, मान लो, हाँ गोट ही है, ओके, गोट है। अब ये मार्क, अब ये अब हमारा यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन है, अब 24 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर बताया है, तो अब इसको पढ़ना जरूरी है। अब मार्खोर आ गया, तो अब उसमें ऑप्शन में रहेगा, गॉट है, बर्ड्स है, स्नेक है, ठीक है ना, तो अब इसमें ऑप्शन रहेगा, तो अब गॉट गॉट जाएगा। अब ये अब इसलिए इंपॉर्टेंट होगा,
हम तो ये कोई भी टीचर बता देगा कि करंट अफेयर में डिस्कस किए थे, बता पढ़ाए हुए थे, हम बता देगा कि हम डिस्कस किए थे, आया है पेपर में। तो इससे क्या हो जाता है कि जो करंट अफेयर में मान लो कोई इवेंट बॉडी कुछ स्पीसीज को दे दिया, डेट बता दिया, डे बता दिया, न्यूज में जो रहेगा स्पीसीज को उसको जिक्र करना जरूरी है, चाहे वो क्रिटिकल हो या ना हो। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है कि ना। अब ये देखो पाकिस्तान का क्या है, ये नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान है। और इसको क्या बोलते हैं, स्क्रू, स्क्रू देखे होगे, स्क्रू, स्क्रू हॉर्न गेट, देखो ना स्क्रू के जैसे ये है कि नहीं। तो ये हो गया, क्लियर है। अब बाई यूएन के थ्रू होता, अब ये यूएन इसको कुछ स्टेटस दिया, मार्कोर है 24 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोर। मार्कोर गॉट है एक तरफ, गॉट एनिमल है। यूएन किसने दिया है, कौन दिया है, तो ये यूएन दिया। तो याद रखना ब्रो, मार्कोर कहाँ पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये पाया जाएगा हमारा, पढ़ेंगे अभी, काजीनांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये हम लोग जम्मू कश्मीर के और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे। अब सुनो, तो अब देखो इतना जब मान लो कि अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, लिस्ट जारी किया गया। अब लिस्ट जारी हुआ, अब हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो एक बात बताओ, ये क्रिटिकल पता चल गया, ये पता चल गया कि ये क्रिटिकल इंडेंजर है, ये इंडेंजर है, लिस्ट ये सब इंडेंजर है। इधर में मान लो क्या हो गया, लिस्ट कंसर्न है, नियर थ्रेटेंड है, वुलनरेबल है। अब ये किसको कितना प्रोटेक्शन करना है, किसमें कितना रिस्ट्रिक्शन करना है, कहाँ पे एनिमल और वुमेन का इंटरेक्शन कराना है, कहाँ नहीं कराना है, कहाँ रिलेशन डेवलप करना है, कहाँ बफर सिस्टम बनाना है, किसमें नेशनल पार्क जाएगा, किसमें बायोस्फीयर जाएगा, उसके लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर ने प्रोटेक्टेड एरिया डिवाइड किया, कैटेगरी में डिवाइड किया। आईयूसीएन प्रोटेक्ट एरिया कैटेगराइज डिवाइड किया, तो वो कितने तरह का किया था, 9, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इसमें 7 है, ठीक है ना, टोटल कितने हो गए, 7, 7 है। तो 7 कैटेगरीज में, लेकिन इंडिया में क्या होगा, पूरा एक बात बताओ, ये पूरा वर्ल्ड है हमारा, पूरा वर्ल्ड है, ठीक है ना, ये पूरा वर्ल्ड हो गया, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड है, यहाँ इंडिया। क्या पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से प्रोटेक्शन का जरूरी है, इंडिया के होल पार्ट में उसी तरह का प्रोटेक्शन का जरूरी होगा, जरूरी नहीं। बोलो क्यों, क्योंकि हमारा जो इंडिया प्यारा इंडिया जो है उसका लोकेशन अलग है, पूरे वर्ल्ड का लोकेशन अलग है। तो एक जैसा प्रोटेक्शन रूल पूरे इंडिया के सारे होल पार्ट पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे कम करेंगे, कहीं पे ज्यादा करेंगे, है कि नहीं। अब मान लो हमारे होल पार्ट पे एक जैसा कर दिए कि वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है, मान लो यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे कर दिए कि वुमेन का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, जितने प्रोटेक्शन एरिया। अब मान लो किसी एनिमल में कोई बीमारी फैला, वो सारे एनिमल में फैल रहा है, उसको देख रेख करने के लिए कोई वुमेन, कोई आदमी, कोई पर्सन जाएगा नहीं, तो पता नहीं चलेगा, तो इसी तरह से तो और ज्यादा विलुप्त हो जाएंगे। मान लो कोई रिसर्च करना है, ठीक है, कोई रिसर्च करना है, कोई ट्रेनिंग करना है, ठीक है ना, ठीक है, किसी स्टडी पर्पस के लिए, किसी एजुकेशन पर्पस के लिए जाना है, ये सब के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक जैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं पूरे इंडिया के पार्ट पे। तो कहीं पे रिस्ट्रिक्शन का में क्या होगा, कमी होगा, कहीं पे हाई रिस्ट्रिक्शन होगा, कहीं पे मोर रिस्ट्रिक्शन होगा, कहीं पे लेस रिस्ट्रिक्शन होगा। उसी के लिए कैटेगरी आया, कैटेगरी उसी के लिए आया। जैसे कि स्ट्रिक्ट नेचर ऑफ रिजर्व, जहां पे एकदम नेचर को स्ट्रिक्टली पूरे बाइकआउट कर देना, वहां पे ऐसे कोर रीजन जनरेट कर देना है कि वहां पे कोई भी वुमेन का पार्टिसिपेशन ना हो, कोई वुमेन वहां पे इन्वॉल्वमेंट ना दिखे, कोई वुमेन का वहां पे चहल पहल, यहाँ की ऐसे समझ लीजिए कि वहां पे वुमेन लाइफ को क्या करना है, एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देना, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, वुमेन एक्टिविटी बैन हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो अब सेकंड में क्या होगा, कैटेगरी 1 बी में क्या हो जाएगा, वाइल्डनेस एरिया, वाइल्डनेस एरिया हो गया। अब इसमें क्या हो गया, इसमें भी उससे थोड़ा कम रिस्ट्रिक्शन हो गया। अब नेशनल पार्क, ठीक है ना, नेशनल पार्क में भी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है। नेचर, अब देखो कैटेगरी 3 में आ गया, 2 में हो गया नेशनल पार्क, अब ये याद रखना, नेशनल पार्क हो जाएगा, कैटेगरी 2 में हो जाएगा। कैटेगरी 3 का बात कर रहे हैं, कैटेगरी 3 का बात करेंगे तो क्या होगा, कैटेगरी 3 में बताओ, मोन्यूमेंट हो जाएगा, जैसे किसी तरह का क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, कंटिन्यू बोलने से प्यास लग गया है।
तो हम क्या कर रहे थे? कैटेगरी 1 में स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो? वाइल्डनेस एरिया हो जाएगा, वाइल्डनेस एरिया हो जाएगा। नेशनल पार्क हमारा, नेशनल पार्क जो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा कैटेगरी 2 में है। कैटेगरी 3 में कौन होगा? तो नेचुरल मोनूमेंट और फीचर्स, जैसे हमारा ताजमहल हो गया, जैसे पुराने पुराने किले हो गए, जो मान लो कि आईयूसीएन उसको बताया है कि उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है ना? तो हैबिटेट स्पीसीज मैनेजमेंट, किस स्पीसीज के हैबिटेट के बारे में, तो इसमें ये 4 हो गया। फिफ्थ में क्या होगा? प्रोटेक्टेड लैंड स्केप, सी स्केप एरिया, फिफ्थ में हो गया। सिक्स्थ में क्या होगा? प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब देखो हुआ क्या, जैसे जैसे मान लो कि तुम ऊपर से नीचे आओगे, लेवल क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, इसमें रिस्ट्रिक्शन कम होते जाएगा, ठीक है ना? लेवल बढ़ेगा तो रिस्ट्रिक्शन कम होगा। कैटेगरी डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ ए रीजन, कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा ना, कि किस कंट्री में किस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाना है, कितना। ये सारे कैटेगरी जरूरी नहीं कि हर कंट्री में अप्लाई हो। तो ये इंडिया में ये सारे कैटेगरी अप्लाई भी नहीं होता है, इसमें से सिर्फ 4 ही कैटेगरी होगा, जो कि पहला नेशनल पार्क हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना? नेशनल पार्क मतलब नेशनल पार्क पहला कैटेगरी लिया जाएगा, ऊपर के दोनों कैटेगरी नहीं यूज होता है। इतना हाईली रिस्ट्रिक्शन इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया का पॉपुलेशन अलग लेवल का है, यहाँ पे ट्राइब है, हाईली पॉपुलेशन, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का पॉपुलेशन है, यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो देखो इसमें क्या होगा, जितनी कैटेगरी बड़ी होगी, मतलब कैटेगरी जैसे जैसे नीचे जाओगे उतना ही रिस्ट्रिक्शन कम होगा। इंडिया में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। ट्राइब है, फॉरेस्ट है, मान लो फॉरेस्ट से बहुत सारा क्या होगा, हम लोग को रिसोर्सेज मिलता है, रिसर्च एक्टिविटी करना है। अब मान लो कि कहीं, वही बता रहे थे ना कि मान लो अब हमारे पास क्या है, एकदम रिस्ट्रिक्शन एरिया लगा दिए हैं, वहां पे वुमेन का पार्टिसिपेशन, वुमेन एक्टिविटी कोई नहीं करता, रिसर्च के एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होगा। ज्यादा रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करेंगे तो कोई नहीं गया और अंदर में कोई बीमारी पड़ गई। अभी बता रहे थे कि अब मान लो कोई एनिमल को भी कोई बीमारी ही लग गया, बीमार है, उसको देख रेख करने के लिए कोई जाएगा ही नहीं, तो पता नहीं चलेगा। उससे क्या होगा, वहां पे पूरी बीमारी जो है पूरी स्पीसीज में फैल जाएगा, ठीक है ना? तो क्या करना होगा, तो अब हमारे पास क्या होगा, तो रिस्ट्रिक्शन जो होना चाहिए वो बैलेंस तौर पे होना चाहिए। अब एक और देखो, जो चंबल रिवर में घड़ियाल है, तो ये डिफरेंट प्रोटेक्शन रूल लगेगा। अलग अलग स्पीसीज के लिए प्रोटेक्शन का कैटेगरी भी अलग होगा और प्रोटेक्शन का रूल भी अलग होगा, और प्रोटेक्शन का रिस्ट्रिक्शन भी अलग होगा, है कि नहीं? क्लियर है ना? अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है ना? प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पार्ट। ओके, अब यहां से देखो, ये दिस इज कैटेगरी इज नॉट इन इंडिया, ये दोनों कैटेगरी इंडिया में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, एकदम ह्यूमन के इंटरफेरेंस इंटरफेयर जो है ना एकदम रिस्ट्रिक्ट है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए इंडिया में। ये सब जो आएगा ना, देखो ये सब स्ट्रिक्ट नेचर एरिया, ये पोलर पोलर रीजन में, नॉर्थ पोल साउथ पोल में लगा जाता है, ठीक है? ऐसे वहां लोग जाते भी नहीं ना, पोल साउथ पोल पे इतने ठंडे में क्या करेगा लोग जाके। खैर, तो ये अपने लिए है भी नहीं, तो हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला कैटेगरी जो होगा इंडिया के लिए, तो होगा कैटेगरी 2 होगा। उसमें कैटेगरी 2 में कौन आएगा, तो नेशनल पार्क आएगा। तो नेशनल पार्क के लिए क्या क्या होगा, देखो नेशनल पार्क को समझो, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे 106 के आसपास नेशनल पार्क कवर करेंगे पूरे स्टेट में, ठीक है? तो सम कुछ नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व नहीं होते हैं। अब मान लो कि हिमालय की तरफ है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में। अब जम्मू कश्मीर लद्दाख में उतने ठंडे इलाके में टाइगर क्या करेगा, उतना चढ़ के वहां पे पाया ही नहीं जाएगा। तो इस तरह से भी एक जो मतलब एक रीजन बाई रीजन भी आइडिया लगाएंगे कि इस रीजन में, इस साइड में इसी तरह की स्पीसीज होंगी, ठीक है ना? इंडिया के बताते हैं एक सेकंड। इस साइड में कुछ अलग स्पीसीज होंगे, इस साइड में अलग स्पीसीज होंगे, इस साइड में अलग, इस साइड में अलग, मतलब रीजन बाय रीजन भी थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलेंगे माइंड में, इस तरह से भी लॉजिक लगाएंगे, इस तरह से भी माइंड को मेकअप करेंगे, इस तरह से भी सोचेंगे, है कि नहीं? हर स्पीसीज के लिए एक रीजन वाइज डिवाइड हो जाएगा, फिर पर्टिकुलर जितना याद रहे उतना अच्छा है, लेकिन एक रीजन वाइज सोचेंगे कि अच्छा इधर में। तो जितने भी टाइगर अभी हम उसको बताएंगे, कवर करेंगे, कि हिमालय में आपको टाइगर रिजर्व नहीं मिलेगा, एलिफेंट रिजर्व नहीं मिलेगा हिमालय के रीजन में, वहां पे उतने ठंडे इलाके में टाइगर पाया ही नहीं जाएगा,
ओके। तो अब हम नेशनल पार्क जो होगा, तो नेशनल पार्क जो होगा कैटेगरी 2 में आएगा। कंजर्वेशन इफेक्ट इसमें क्या होगा, मोर होगा। इसका प्रोटेक्शन करना क्या होगा, सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें रिस्ट्रिक्शन भी ज्यादा होगा। कुछ अब मान लो कि कोई कोई बोल दिया, अरे सर हम तो गए थे इस नेशनल पार्क में, वहां तो हम लोग का इंटरेक्शन हुआ, घूमने दिया फिरने दिया। अच्छा, वो एक क्या होता है ना, कोर इलाका जो होता है जहाँ पे सारे एनिमल रहते हैं, उस जोन में, उस कोर जोन में आपको नहीं घुमाता है। उस साइड साइड में कुछ बफर एरिया बना होता है, उसको बताएंगे। मान लो क्या है कि ये नेशनल पार्क है, ये एक नेशनल पार्क है, इसमें ये इस रास्ते में ये सारे पेड़ पौधे थोड़े काट देंगे। तो ये एक बफर जोन हो गया, चाहे ये थोड़ा सा कोर एरिया हो गया इसके साइड साइड में। तो इस साइड से क्या किया जाता है, सफारी करा दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। ठीक है। जब भी जाइएगा तो लाइन और टाइगर नहीं दिखेगा तो कहेगा अरे धूप है, धूप की वजह से नहीं दिखा। जब भी जाइएगा, ठीक है। हाँ, तो वो बफर जोन में घुमा देता है, ठीक है ना, सफारी। ये नहीं कि आपका वो नेशनल पार्क में आपको घूमने का अलाउ है या आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ रिस्ट्रिक्शन रहता ही रहता है। फ्लोरा फौना का यहाँ पे क्या होगा, प्रोटेक्शन किया जाएगा। ठीक है ना। फ्लोरा मतलब क्या होता है, फौना मतलब क्या होता है, तो देखिए ज्योग्राफिकल टर्म फ्लोरा और फौना। फ्लोरा मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जितने भी ट्रीज टाइप के हो जाएगा। फौना मतलब एनिमल हो जाता है, ठीक है। फ्लोरा, फ्लोरा फ्लावर से याद रखना, फल, ट्रीज। अब देखो सेकंड कैटेगरीज में क्या आएगा, तो सेकंड कैटेगरी में क्या होगा, नेचर, नेचुरल मोनूमेंट, ओल्ड जितने टाइप के होते हैं ये आ जाएगा। फिर क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, हैबिटेट स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगा कैटेगरी 2 में। तब इस तरह से देखो ना, थोड़ा सा आइडिया रखोगे, कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क को दिए। ठीक है, तो थ्री हम लोग के लिए नहीं है, अभी अभी अब कवर करेंगे। ये जो थ्री है ना, ये हम लोग के लिए नहीं है। तो ये दो अब हम लोग के लिए नहीं है, ये दो नहीं है, तो तीन तो खत्म हो गया। साथ में तो चार बचेगा। तो वो चार हम लोग इंडिया के लिए पढ़ेंगे, इंडिया के लिए कैटेगरी। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा। तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये रिस्ट्रिक्शन इसमें क्या होगा, कम होगा थोड़ा सा। अब कम कंपेयर करेंगे किससे, नेशनल पार्क से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए होना भी चाहिए, ओनली ओनली फोकस ऑन, मतलब अब देखो ये क्या होगा ना, नेशनल पार्क में क्या होता है, पूरे एक इलाका, पूरे एक कोर रीजन, पूरा एक पार्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगता है, फोकस किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। सारे स्पीसीज वहां पे जितने होंगे उन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। बट वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जैसे कि वो बर्ड्स हो सकता है, जैसे कि वो स्नेक्स हो सकता है, जैसे कि मस्क डियर हो सकता है। ये अलग अलग रीजन में अलग अलग क्या होगा, खतरे में होंगे। तो उनके पार्टिकुलर स्पीसीज पे फोकस किया जाएगा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में। ओके। अब देखो डिफरेंस क्रिएट करो, खुद से सोचो कि नेशनल पार्क में पूरे पार्ट पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन नेशनल पार्क से क्या है, कम है। इसमें कैटेगरी ये आ रहा है फोर्थ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो नेशनल पार्क कैटेगरी 2 में आता है। ये सब मतलब आप खुद से रिकॉल करो, सोचो, देखो कितना आसानी से चीजें याद रहेगी। ओके। अब इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर स्पीसीज पे हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। इसमें रिस्ट्रिक्शन कम होगा, ठीक है, ओनली फोकस ऑन स्पीसीज। और नेशनल पार्क में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा बट फोकस ऑन होल रीजन। क्लियर। अब 5 में देखो, प्रोटेक्टेड लैंड स्केप सी एरिया। तो अब इसमें ये सब आ जाएगा। देखो अब बायोस्फीयर इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, बायोस्फीयर। अब देखो ये हुआ नेशनल पार्क, इससे थोड़ा बड़ा गया तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इससे जरा बड़ा गया तो क्या होगा, बायोस्फीयर। तो जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा, कैटेगरी का बड़ा साइज होगा, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। तो अब लार्ज एरिया होगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा। अब यहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस किसके किसके लिए होगा, तो फॉर रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ठीक है ना, सब पर्पस के लिए होगा। कंजर्वेशन के साथ साथ ह्यूमन एनिमल का रिलेशन भी बेहतर किया जाता है। यहाँ पे बफर जोन भी होता है, बफर एरिया भी होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एनिमल और ह्यूमन का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। और इंटरेक्शन किया जाता है रिसर्च के लिए। किसके लिए किया जाता है बेटा, रिसर्च के लिए किया जाता है। रिसर्च के लिए किया जाता है, डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, एजुकेशनल के लिए, एजुकेशन के लिए किया जाएगा, ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा, ट्रेनिंग पर्पज के लिए। ओके। अब देखो सपोज डेट कि मान लो अब हमारे पास ये क्यों कैटेगरी 4 जेनरेट किया गया है 5, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे ये ट्रीज है बहुत सारा, यहाँ पे हमारे पास क्या एक टेम्पल है, ठीक है। अब मान लो ये टेम्पल है, ये एरिया है।
अब इस ट्रीज को नहीं, ये मान लो यहाँ पे कोई कम्युनिटी रह तो इस ट्रीज को कोई कट करेगा तो ये यहाँ के ट्राइब आके टेम्पल आके बचाएंगे, तो इसको बोलते हैं पूरे कम्युनिटी, मैंने टेम्पल को भी बचाना है, ट्री को भी बचाना है, पूरे एरिया को कंजर्व रखना है। यहाँ के खुद ट्राइब आके पार्टिसिपेट होंगे कि नहीं नहीं हम लोग को कंजर्व रहना है, तो ये क्या होगा, जैसे कि हम लोग का चिपको मूवमेंट है, उसमें क्या किया गया, तो ट्रीज को कटने से बचाया गया, तो इसी तरह से। तो गवर्नमेंट के बाद अगर मान लो कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किसी इलाका को गवर्नमेंट कर सकता है, गवर्नमेंट के बाद कौन कर सकता है, तो वहां के जो लोग रहते हैं, कम्युनिटी जो रहता है वो खुद कर सकते हैं कंजर्व किसी एरिया को। तो गवर्नमेंट के बाद अगर कोई क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है किसी रीजन को, पूरे पार्ट को, तो क्या होगा, कम्युनिटी होगा, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व। तो कम्युनिटी रिजर्व किस में आता है, कैटेगरी 5th में आता है। अब देखो नेशनल पार्क फिर से बताओ, कैटेगरी 2, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी बोलो 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कम्युनिटी रिजर्व कितना हो जाएगा, 5th आया, 5th ये हुआ। अब देखो यहाँ से देखो, ये नेशनल पार्क है, ये एक नेशनल पार्क है, तो ये एरिया बताएं, ट्रीज व्रीज है, कंजर्वेशन, तो ये ट्रीज जो है ना, तो ये यहाँ पे मोर रिस्ट्रिक्शन होगा, यहाँ पे मोर रिस्ट्रिक्शन होगा, तो यहाँ पे मोर रिस्ट्रिक्शन थोड़े होगा, ये तो बफर जोन हो जाएगा, बफर एरिया हो जाएगा, यहाँ पे आप घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो ये क्या बोला जाएगा, कंजर्वेशन रिजर्व बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन रिजर्व बोलेंगे। कंजर्वेशन 6 में आता है, कैटेगरी 6 में आएगी, कैटेगरी 6 में आएगा। कम्युनिटी रिजर्व कंजर्वेशन, अच्छा ये 5th में आएगा, ये हो जाएगा कम्युनिटी रिजर्व 6 में आएगा। ओके क्लियर है। अब देखो एक ये नोट देखो ना, बायोस्फीयर रिजर्व ना यूनेस्को के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो कैटेगरी 5 में आता है। यूनेस्को किस अकॉर्डिंग देखोगे, यूनेस्को का चश्मा लगा के देखोगे तो कैटेगरी किस में आएगा, ये यूनेस्को के अकॉर्डिंग कैटेगरी 5 में आएगा। अच्छा अब तुमसे कोई पूछ दिया कि कैटेगरी 4 में तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैटेगरी 2 में कौन है, तो नेशनल पार्क है, याद करो। ये क्या हो जाएगा, कम्युनिटी क्या हो जाएगा, कम्युनिटी रिजर्व देखो 6 में, कम्युनिटी रिजर्व 6 में। अब ये क्या हो जाएगा, कम्युनिटी कैटेगरी 5 में कौन आ जाएगा, तो कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन रिजर्व ये समझा है, देखो कंजर्वेशन रिजर्व ये है, तो ये 5th इसलिए लिखे। कम्युनिटी रिजर्व ना यहाँ, अगर ये मान लो कम्युनिटी रिजर्व है तो इसको 6 लिखो, ये 6 हो जाएगा। ओके ओके अब बताते हैं, अब बताओ कि तुमसे पूछ दे कि इसमें सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन किस में था, कैटेगरी 2, फिर कैटेगरी 4, फिर कैटेगरी 5, फिर कैटेगरी, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्ट्रिक्शन कम होगा। अब इसको बोलो कि अब कैटेगरी 2 में कौन आता है, तो नेशनल पार्क, कैटेगरी 4 में कौन आता है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, कैटेगरी 5 में क्या आता है, तो कंजर्वेशन, ठीक है ना, कम्युनिटी, ठीक है ना, कंजर्वेशन रिजर्व, फिर क्या हो जाएगा कम्युनिटी रिजर्व, सबसे लास्ट में कम्युनिटी रिजर्व जहाँ पे लेस रिस्ट्रिक्शन है। क्लियर है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, अब हम लोग करेंगे टू, अब पढ़ेंगे इंडिया हैज ए 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरी, आगे ना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व। तो लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन बताओ, इसमें लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा, मोर लेवल, नेशनल पार्क में होगा, नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा। अब देखो, अब ये क्या है, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वर्ल्ड लाइफ क्या है, प्रोटेक्शन एक्ट है, तो 1972 में आया है। तो 1972 में स्टार्टिंग से कैटेगरी 2 और कैटेगरी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही था, उसमें अमेंडमेंट करके 2000 मतलब 2002 में जाके अमेंडमेंट करके ये 2 लाया गया, कैटेगरी 6 और 5 को। इसमें कौन कौन आया, तो कम्युनिटी रिजर्व पहले से नहीं था, कंजर्वेशन रिजर्व पहले से नहीं था। पहले से कौन कौन था, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग कौन कौन था, तो कैटेगरी 4 और कैटेगरी 2, कैटेगरी 4 को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैटेगरी 2 को बोलते हैं नेशनल पार्क। और अब कोई पूछ देगा स्टार्टिंग से ये था कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, तो बिल्कुल नहीं था। उसके बाद एक स्केयर्ड ग्रुप होता है कम्युनिटी रिजर्व के लिए। ओके ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन रिजर्व 6 वाला, 6 का पार्ट हो जाएगा, 5th कम्युनिटी रिजर्व जो है, ये देखो कंजर्वेशन रिजर्व 5th, कम्युनिटी रिजर्व 6। आ गया ये अमेंडमेंट करके आया है 2002 में। अब मान लो ट्राइबल कंजर्वेशन है, अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे मान लो क्या है, 3 इलाका है, ये एगो गोवा होगा, कर्नाटका होगा, और हमारा कर्नाटका और महाराष्ट्र होगा। ये न्यूज में था, तिलेरी कंजर्वेशन रिजर्व किया गया, ठीक है ना, इतना इलाका में महाराष्ट्र में एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दोदामार्ग रेंज, ठीक है ना, एरिया ऑफ दोदामार्ग रेंज है, एरिया कितना है, स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर है, महाराष्ट्र के रीजन में है, गोवा के रीजन में है, और हमारा कर्नाटक के रीजन में। तो ये इसको रिजर्व किया गया, तो यहाँ पे एकदम रिस्ट्रिक्शन नहीं कर दिया जाएगा। ये तो किस में आएगा, तिलेरी कंजर्वेशन रिजर्व आएगा, तो इसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन होगा, आना जाना यहाँ लगा रहे, ठीक है ना।
तो वही बताया जा रहा है। सेवेंथ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हो जाएगा गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र, गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र में हो जाएगा। मदाई सेंचुरी इन गोवा, गद इन कर्नाटक, एवरग्रीन फॉरेस्टेशन मिलेगा। बस ये हम बताना चाह रहे हैं कि तिलरी कंजर्वेशन रिजर्व है, वहां पर रिस्ट्रिक्शन कम होगा। अब नेशनल पार्क फिर से एक बार कर लो, मोर रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल सही है, ह्यूमन एक्टिविटी नहीं चलता है। नेशनल पार्क स्टेटस से वाइल्ड लाइफ, देखो जो ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है उसको कम रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, बट जिसमें कम रिस्ट्रिक्शन है उसको ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये से समझो, ठीक है ना। ओके। अच्छा, इसमें दोनों का डिक्लेयर दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर करता है कि कौन नेशनल पार्क होगा, कौन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, और स्टेट गवर्नमेंट भी। फर्स्ट हमारा नेशनल पार्क होता है, सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क होता है 1936 में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी इसका न्यू नाम हो गया है रामगंगा, हम लोग पढ़ेंगे ये उत्तराखंड में, ठीक है ना। इसी का एक बफर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं अमरगढ़, जो यूपी में पड़ता है। जैसे कि अब मान लो, अब यहाँ एक टाइगर रिजर्व है, ये उत्तराखंड का है, ये यूपी का बॉर्डर है, ठीक है, ये यूपी का बॉर्डर। तो टाइगर को थोड़े पता है कि हम लोग के बीच में बॉर्डर है, यहाँ से इधर इधर ट्रेवल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, कि स्टेट चेंज हो जाएगा, बाउंड्री चेंज होगा, उसको थोड़ी पता है टाइगर को। तो अब इस इलाके में हमको क्या होगा, अमरगढ़ पढ़ेंगे, नाम तो चेंज रहे ना, नाम तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो यूपी में जो टाइगर रिजर्व है वो पार्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, रामगंगा नेशनल पार्क का ही पार्ट है, जिसका यूपी वाला रीजन को बोलते हैं अमरगढ़, ठीक है ना। ये ओल्डेस्ट हो जाएगा 1936 में, अभी तो नाम चेंज हो गया रामगंगा। अच्छा, नेशनल पार्क में फिक्स बाउंड्री होता है, बाउंड्री जो होता है कोड एरिया होता है वो फिक्स होता है, कैटेगरी 2 में आता है। एनीथिंग डू, कुछ भी कर सकते हैं, बट परमिशन किसका लगेगा, नेशनल, बताओ, यहाँ से आ जाएगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, क्लियर है। अच्छा, नेशनल पार्क जो है हमारा 1.33% है, तो अब ये कैसे समझेंगे, तो टोटल जो एरिया है, मतलब जितने प्रोटेक्शन एरिया है अलग अलग पूरे इंडिया में मान लो कि 100% इलाका है, 100% जमीन है, तो उसमें 5.6% हमारा क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसमें से नेशनल पार्क क्या है 1.3% है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतना है 573 है, ये 106 है, ओके, लगभग। तो अब बताओ, इतना सारा तो याद नहीं करना होगा, बट ये 3.75%। अभी एक ओवरव्यू डाटा है, ये इसको याद नहीं करना, कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी जानना होता है कि अच्छा इतना है, ऐसा है, ठीक है ना। अब देखो, अब तक कितने कर लिए, ठीक है ना, कवर किए अच्छा खासा। अब हमारा, अब समझे हम लोग कि आईयूसीएन को समझो, ठीक है कि नहीं। फिर हम क्या किसको समझे, आईयूसीएन को समझे, और फिर समझे हम लोग किसको, कैटेगरी इंडेंजर में समझे, इंडेंजर कैटेगरी लिस्ट जारी किए, फिर कैटेगरी में डिवाइड किए, तो इतना सारा फंक्शन समझे, ओके। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, पढ़ाने में बिजी रहते हैं तो ये 2 सेकंड का काम है, आप सब कर दिया करो, खुद से कर दिया करो, खुद का खुद मेरे को खुद मोटिवेट किया करो आप सब, लाइक करके सब्सक्राइब करके। अल्गोरिथम होता है ना यूट्यूब का कि आप जितने लाइक करोगे, जितने कमेंट करोगे, तो आपको वो यूट्यूब आपको क्या करेगा, तुरंत तुरंत आपको क्या करेगा, उसका फीडबैक आपको देना होता है ना, अटेंडेंस देना होगा कि आप हाँ रेगुलर देख रहे हैं। अच्छी बात है, चलो कोई नहीं। अब यहाँ से देखो, वो सब होते रहेगा। देखो, इंसान को ना अपने कंटेंट पे, अपने कंसिस्टेंसी पे अगर काम करेगा ना, एक दिन ना एक दिन उसका वो क्या मिलेगा, हार्ड वर्क का ऑलवेज पे ऑफ होता है। आप जितने हार्ड करिएगा, जितने आप खुद पे मेहनत कीजिएगा, वो एक दिन ना एक दिन ये क्या होगा, इसका बेनिफिट हमको कैसे मिलेगा, तो ज्यादा लोगों को तो पहुंचेगा, अपने आप हेल्प होगा, तो हमको खुशी मिलेगा। मेरे को इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है, तो मतलब ये इस तरह से डिस्कस करना, ठीक है, डिस्कस करना, चीजों को एक दूसरे तक पहुंचाना, नॉलेज को स्प्रेड करना, ये अच्छा लगता है, ठीक है ना, हमको मोटिवेशन मिलता है, ये एक्चुअल में है। चलो आगे बढ़ते बेटा। तो अब हम लोग करेंगे नेशनल पार्क, करेंगे कवर, मतलब एक स्टेट, 2 स्टेट का कवर कर लेते हैं, क्योंकि जो ड्यूरेशन होगा लेक्चर का ज्यादा हो जाएगा, तो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है कि नहीं, ये सब भी देखना है कि नहीं। आप सबका भी टाइम, देखो थोड़ा सा लेक्चर में कंप्रहेंसिव होगा, नॉलेज होगा, तो थोड़ा सा तो ड्यूरेशन बढ़ेगा, ओके बेटा, कोई नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हम लोग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व देखते हैं। तो इसमें देखो, यहाँ किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है ना, इसको याद कराते हैं, पहले एक बार देख लो, पहले एक बार करो। दाचिगम नेशनल पार्क, यहाँ से हो जाएगा सलीम अली नेशनल पार्क, यहाँ से हो जाएगा काजिंग
काजीनाग, काजीनाग नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। तो देखो पहले तो यहाँ है, ये इसको बाउंड्री कर दी, ये लद्दाख रीजन है, तो लद्दाख में एक है हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है ना। हेमिस नेशनल पार्क के एक हम लोग पढ़ेंगे, एक वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे, और वो एक ही नेशनल पार्क पढ़ेंगे लद्दाख में, हेमिस नेशनल पार्क। अब देखो कैसे याद रखोगे, फिर से एक बार करो, तो ये वाला रीजन में तुमको सबसे पहले इधर से जाओगे ईस्ट से तो किश्तवाड़ मिलेगा, फिर इधर से जाओगे तो दचिगम मिलेगा, फिर इधर से जाओगे तो सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा, फिर इधर से जाओगे तो कजीनाग मिलेगा, कजीनाग, कजीनाग नेशनल पार्क। तो अब देखो कैसे याद रखोगे, ऐसे सलीम अली नेशनल पार्क को सिटी ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं, इसको याद ऐसे रखेंगे। सलीम अली, ठीक है ना, सलीम अली, हम्म, सलीम जो है, सलीम अली 10 किस्त, ठीक है ना, 10 किस्त, सलीम अली 10 किस्त, 10 किस्त, 10 मतलब सलीम अली, सलीम भाई है, जो कि वो 10 किस्त में क्या करे, 10 किस्त चुका नहीं पाए, ठीक है ना, क्योंकि उनको क्या कर लिया, नाग काट लिया, ठीक है ना, तो अपने 10 किस्त चुका नहीं पाए, बैंक वाला को वो पैसा दे ही नहीं पाए। अब ये इस तरह से करना, या तो करना पड़ेगा, तो ये याद रहेगा कौन, तो सलीम अली दस दजीगम, ठीक है ना, सलीम से सलीम अली नेशनल पार्क, दजीगम, फिर हो जाएगा किस्त से किश्तवाड़ हो जाएगा, नाग से क्या हो जाएगा, कजीनाग हो जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क, है ना। इस तरह से नेशनल ये बोलते हैं, स्टेट्स अरेंज कर देना है। चलो अब बताओ, बेटा बताओ इसको क्या बोलेंगे, कजीनाग, इसको क्या बोलोगे, सलीम अली नेशनल पार्क, इसको क्या बोलोगे, किश्तवाड़, इसको क्या बोलोगे, दचिगम। बोलो अब यहाँ से बताओ, लिख के दिखाओ, तो ये हो जाएगा, बताओ इधर से भी चल सकते हैं, किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये बताओ, ये सलीम अली, दचिगम, ये हो जाएगा कजिंगनाग, फिर से देखो, कजीनाग नेशनल पार्क, फिर आओगे तो सलीम अली नेशनल पार्क, फिर आओगे तो क्या हो जाएगा, दचिगम नेशनल पार्क, इधर कोई टाइगर रिजर्व नहीं होगा, हिमालय वाले रीजन में बताए थे। और बताओ इसके बाद हो जाएगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, बोलो, खा गए। अब ये देखो, ये इसलिए इतना, अब देखो, अब अभी बताते हैं, देखो ये पूछा हुआ है, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, हाँ ट्रिक तो है ही ना। सलीम 10 किस्त मिस हो गई, सलीम का 10 किस्त मिस हो गया, क्योंकि नाग काट लिया है कि नहीं, मिस तो है मिस, किस्त मन किश्तवाड़, 10 मतलब दसिगम, सलीम अली नेशनल पार्क। देखो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम ये क्वेश्चन करने के लिए नहीं लगाए हैं, अब ये देखने के लिए लगाए हैं ना, कि हम लोग नेशनल पार्क जो याद करने, सिर्फ याद करने से नहीं होगा, उसका थोड़ा सा डिटेलिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो पूछता है, देखो ये क्या है, इंडिया से डिजर्ट नेशनल पार्क जो है, ये स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, देयर इज ए, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। अब देखो इसमें स्पीसीज कौन सा मिल रहा है, किस रीजन में है, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो थोड़ा सा डिटेलिंग भी करना है, किस लेवल तक नेशनल पार्क को याद रखना है, पढ़ना है, ये हमारा पीवाई क्यू बताएगा, पीवाई क्यू से, इसलिए यहाँ पे इसको दिखाने के लिए लगा है। तो देखो थोड़ा सा अब आया दचिगम आया, तो दचिगम में क्या क्या याद रख सकते हैं, बहुत खूबसूरत पीपीटी बनाए हैं, बहुत, हर चीज, ठीक है ना, ये खुद आप देखना, जज करना, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे पास है दचगम नेशनल पार्क, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर इलाका में। अब देखो इसको कहना, अब इसको बोल देगा कि जबरन रेंज में, जहाँ पे मार्सर लेक है, डल लेक के नियर, जहाँ पे कश्मीर स्टेग पाया जाता है, वो कौन सा नेशनल पार्क होता है, दचिगम नेशनल पार्क है। तो इस तरह से याद रखना पड़ेगा, क्रिटिकल इंडेंजर। अब सबसे तो इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, ये वाला स्नो लेपर्ड, ठीक है ना, स्नो लिपोर्ट कहाँ मिलेगा, एकदम हिमालय वाला रीजन में मिलता है, ये याद रखना ही रखना है, वुलनरेबल कैटेगरी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, बताओ ये क्या है, बताओ, ओहो, कश्मीर स्टेग,
ठीक है ना। कश्मीर स्टग, स्नो लेपर्ड, मोनल, अभी बताए थे ना। हिमालय मोनल बर्ड्स है, नाम भी कभी पूछ देगा कि क्या है तो बर्ड्स है, ठीक है ना। स्नो लिपर्ड किधर मिलता है, तो हमारा मिलता है दचिगम में, ठीक है ना। कश्मीर स्टेग। अब यहाँ देखो, कजी नाग नेशनल पार्क पढ़े थे तो झेलम रिवर इसके आसपास है। मरखोर अभी पढ़े थे, मरखोर पढ़े थे कि नहीं, 24 मई इंटरनेशनल डे मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कजीनाग नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है नेशनल, ठीक है ना। नियर थ्रीटेंट है, स्क्रू हर्न गोट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, वर्मुला रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, झेलम रिवर इसी के आसपास है, क्लियर है। अब देखो किश्तवाड़ नेशनल पार्क में क्या क्या डिटेलिंग करेंगे, तो ये देखो, एक तो क्या है मरुसदार रिवर है, जो ये ना ट्रिब्यूटरी है मरुसदार, चेनाब रिवर का ट्रिब्यूटरी, बस इतना याद रखें। किश्तवाड़ रीजन जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, मरुसदार रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर, ठीक है। सलीम अली में क्या पढ़ेंगे, हिमालयन स्नोकॉक, ठीक है ना। सेरो हिमालयन सेरो अपडेट हुआ था ना इसी का। अच्छा ये बस ये याद रखना कि सलीम अली नेशनल पार्क कोई सिटी ऑफ फॉरेस्ट नेशनल बोलते हैं, सिटी फॉरेस्ट नेशनल, ठीक है। अब एक पोल कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। चलो अब ये पार्ट और ये पार्ट हेमिस नेशनल पार्क 2 में है, एक ही तो है नेशनल, फिर क्या होगा दचिगम हो जाएगा, ठीक है। दचिगम किस में हो जाएगा, 1 में हो जाएगा। सलीम अली 1 में हो जाएगा। काजीनाग 1 में हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। दचिगम किश्तवाड़ 1 में हो जाएगा। हेमिस बताओ 2 में हो जाएगा। सलीम अली नेशनल पार्क 1 में हो जाएगा। काचीनांग 1 में हो जाएगा। हेमिस 2 में हो जाएगा। दचिगम 1 में हो जाएगा, एक ही तो है हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क क्या, हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड पे है, ग्लोबली फेमस किसके लिए है, स्नो लिपर्ड के लिए है, इंडस रिवर के आसपास है। अब ये देखो, अब हेनले एक वैली है, हेनले वैली जो मिलेगा, अब ये भी इंपॉर्टेंट है हेनले वैली। तो अब यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क के पास एक पढ़ेंगे चंगथांग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, छांग थांग छांगथांग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ेगा तो वहां पे एक मिलेगा पेलिस कैट, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड मैप जो मैपिंग का जो सीरीज चल रहा है वो अब कवर होने वाला है, मार्च में कवर हो जाएगा, 1 अप्रैल से, मैंने अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी, तो उसमें तुमको पासेस पढ़ाएंगे, उमलिंगा पास, ठीक है ना। ठीक है, तो वो पासेज है, यहाँ पे पासेज है हेनले वैली के पास, जिसमें वेलेस कट इंपॉर्टेंट है, हेनले डार्क स्काई रिजर्व। अच्छा अब एक और बात बताते हैं, हेनले डार्क अब देखो ना, अब प्लेन वाले रीजन में ना लाइट का पॉल्यूशन इतना हो गया, लाइट पॉल्यूशन हुए, चीजें दिखना नहीं, क्लियरिटी, तो अब एक रिसर्च है, तो लाइट पॉल्यूशन है, सो लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व के लिए, रिसर्च के लिए वहां पे बनाया गया। तो हेनले डार्क स्काई रिजर्व जो है ना लद्दाख में है, ठीक है ना। हेनले स्टर्ली लद्दाख है, इंडो चाइना बॉर्डर पे है। छांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में के आसपास हेनले वैली है। छांगपा नोमेडिक हार्डिक, या मतलब ये इस तरह के यहाँ ट्राइब हो ज्यादा। पलास कैट है, हेनले डार्क रिजर्व एंड उमलिंगा पास, सब लद्दाख के आसपास है, ओके। अभी एक समझो ना कि कैट जो है ना, ये कैट जो ठंड इलाके में पाई जाने वाली कैट, सिंपल, ओके। यहाँ पे हेमिस छंगथांग कोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छांगथांग, छंगथांग, ठीक है। अब देखो हुआ क्या ना, हेमिस नेशनल पार्क है या छंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसके बीच में, यहाँ से इसी के बीच हेमिस। अब यहाँ से एक बार ये पूरे को देखो, क्या क्या पढ़ ली जम्मू कश्मीर में हम लोग अभी तक, क्या पढ़े, मारखोर पढ़े, कश्मीर स्टेग पढ़े, स्नो लिपोर्ट पढ़े, हिमालयन मोनाल पढ़े, ठीक है ना। हिमालयन, ये सब हिमालयन, हिमालयन स्नो कॉक पढ़े। यहाँ पे क्या पढ़े, सबसे पहले बताओ, सबसे पहले बोलो, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दचगम, सलीम अली, कजिनाग, उसके बाद क्या हो जाएगा, हिमालय स्क्रू, पलास कैट, ठीक है ना, हेमिस, ये पढ़े इधर में, ओके। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना बच्चे आप सब, ये पीपीटी वहां पे हम भी प्रोवाइड कर देंगे, ओके। और ये अपना व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए और इसका यूज उठाइए अपना यूज के लिए, पीपीटी है, काफी यूजफुल है, ठीक है ना। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त में, ये सीरीज चलेगा। अब तक देखो इतना सारा कवर कर लिया हम, कंटिन्यू करेंगे।
कवर हो गया। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।